तो कहानी की शुरुआत में हमें पाको आइलैंड को दिखाया जाता है। यहाँ पर आर्मी के लोग एलियन जैसी चीज की तलाश कर रहे थे और इस रिसर्च में इन्हें हाई टेक्नोलॉजी वाला बायोटेक हथियार मिलता है। अब यहाँ पर सीन कट करके हमें हाइमी को दिखाया जाता है, जो वकालत की पढ़ाई करके अपने शहर वापस आ रहा था और यहाँ पर उसका पूरा परिवार उसे लेने के लिए आया था। इसके बाद वो अपने परिवार के साथ अपने पुराने घर पर आ जाता है, जहाँ पर वो बचपन से ही रहता है और वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। कोई और काम न मिलने की वजह से वो अपनी बहन के साथ स्टाफ का काम करना शुरू कर देता है। ये लोग जिस महल के अंदर काम कर रहे थे वो विक्टोरिया का था। जब विक्टोरिया घर पर आती है तो वो देखती है कि उसकी भतीजी जेनिफर उससे मिलने के लिए आई है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि विक्टोरिया अपनी टीम के साथ मिल करके एक ऐसा बायोटेक हथियार बना रही थी जो इंसान के दिमाग के साथ कनेक्ट होने के बाद वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम ओमैग था, जो फ्यूचर के लिए बनाया जा रहा था। जेनिफर कहती है कि हमने इस काम को 50 साल पहले ही बंद कर दिया था, तो आपने दोबारा क्यों स्टार्ट किया? तो विक्टोरिया कहती है कि इस कंपनी की मैं भी हकदार हूँ और मैं रिसर्च के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपनी कंपनी को बेस्ट बना करके उसे ऊपर लेकर के जाना चाहती हूँ। जेनिफर कहती है कि पिता नहीं चाहते थे कि हम कभी हथियार बनाएं, इसलिए मैं तुम्हें कभी भी हथियार नहीं बनाने दूंगी। इन लोगों के बीच में बहसबाजी होती उससे पहले ही हाइमी देख लेता है और इन्हें रोक लेता है, लेकिन अब इस गलती की वजह से विक्टोरिया भाई और बहन को दोनों को काम से निकाल देती है। लेकिन जब जेनिफर बाहर आती है तो वो हाइमी से मिलती है और उसे शुक्रिया कहती है और कहती है कि काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे कंपनी में आ जाना, मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगी। अब इस तरीके से उसे जेनिफर की कंपनी में काम करने का चांस मिल जाता है। अगले दिन वो तैयार हो करके जेनिफर की कंपनी वोड इंडस्ट्री में जाता है। वहाँ जाने के बाद स्टाफ उसे बैठ करके इंतजार करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ हमें जेनिफर को दिखाया जाता है जो साइंटिस्ट के लैब में जाती है, जो एक रिसर्चेबल लैब था और यहाँ पर आना किसी को भी अलाउ नहीं था, लेकिन वो चोरी चुप के अंदर चली जाती है क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर विक्टोरिया किस पर रिसर्च कर रही है। और यहाँ पर जेनिफर को स्कैरब दिखाई देता है जो एक बायोटेक हथियार है और इसके अंदर ऊर्जा का पूरा संचार है। स्कैरब के बिना ओमैग बन करके तैयार नहीं हो सकता है। अब कुछ समय बाद जब वो साइंटिस्ट लैब में आता है तो उसे मालूम चलता है कि स्कैरब को किसी ने चुरा लिया है। इसके बाद वो कॉल करके ये बात सिक्योरिटी गार्ड को बताता है और पूरे इंडस्ट्री को बंद करने के लिए कहता है। इसके बाद चारों तरफ से इंडस्ट्री को बंद कर दिया जा रहा था और तभी यहीं पर जेनिफर से मिलने के लिए हाइमी आता है। इसके बाद जेनिफर वो स्कैरब वाला बॉक्स हाइमी को देते हुए कहती है कि इसे अपने पास रखना, और यह कहने के बाद उसे इंडस्ट्री से बाहर भेज देती है। अब जब वो घर पर जाता है तो उसका परिवार इंतजार कर रहा था कि उसे नौकरी मिली या नहीं, लेकिन हाइमी अपने परिवार को बताता है कि जेनिफर ने मुझे ये बॉक्स दे करके भेज दिया। वैसे तो जेनिफर ने बॉक्स को खोलने के लिए मना किया था, लेकिन उसका परिवार बॉक्स को खोल देता है। अब इसके बाद हाइमी स्कैरब को अपने हाथों पर उठा करके उसे देखने लगता है और इसके बाद स्कैरब धीरे धीरे एक्टिवेट होने के बाद वो हाइमी के ऊपर छलांग लगा देता है और इसके बाद स्कैरब हाइमी के शरीर के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से हाइमी को बहुत दर्द हो रहा था और कुछ समय बाद उसके पीठ पर से टेंटिकल निकलना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते कुछ ही समय बाद उसका पूरा कपड़ा जल जाता है और उसका पूरा शरीर एक नीले कलर का सूट में बदल जाता है। यह देख करके उसका पूरा परिवार बहुत हैरान और डरा हुआ था। इसके बाद उस सूट के अंदर से एक आवाज आने लगती है और उस आवाज को हाइमी भी सुन पा रहा था। सिस्टम कह रहा था कि हमें इस सूट की ताकत को चेक करना होगा, और यह कहने के बाद घर की दीवार तोड़ते हुए उसका सूट उसे आसमान में उड़ा ले जाता है। यह देख करके हाइमी बेचारा भी बहुत डरा हुआ था। इसके बाद नीचे आने के बाद उसका सूट स्पीड को भी टेस्ट करता है। अचानक से जब वो बीच रोड पर रुकता है तो उसके सामने एक बस आ रही थी, लेकिन उसका सूट हाइमी को मरने नहीं देता है, वो उसे बचा लेता है। लेकिन इसके बाद उस बस के 2 टुकड़े हो जाते हैं और खुशी की बात यह थी कि किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। खैर अब सूट को चेक करने के बाद सूट उसे उसके घर पर लेकर जाती है। जब उसके शरीर पर से सूट हट जाता है तो उसका कपड़ा भी गायब हो गया था। खैर कुछ समय तक बेहोश होने के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो हाइमी बहुत डरा हुआ था और वो जा करके अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और कमरे में जो सीन वो देखता है उसे देख करके वो और भी ज्यादा डर जाता है। दरअसल धीरे धीरे अब स्कैरब हाइमी के शरीर के साथ जुड़ चुका था, लेकिन हाइमी को इससे छुटकारा पाना था, इसलिए वो वापस जेनिफर से मिलने के लिए जाता है। इंडस्ट्री के बाहर वो देखता है कि जेनिफर किसी से छुपने की कोशिश कर रही थी और तभी हाइमी आ करके उसे अपनी कार में बैठा लेता है, लेकिन पीछे से विक्टोरिया के लोग इनके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वो जेनिफर को लेकर के अपने घर अपने फैमिली वालों के पास आता है। यहाँ जेनिफर पूछती है कि आखिर तुमने वो बॉक्स कहाँ पर रखा है। तब हाइमी दिखाता है कि वो तो मेरे शरीर के साथ चिपका हुआ है। जेनिफर कहती है कि मुझे बिल्कुल भी
अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा, लेकिन अब हाइमी उस चीज को अपने शरीर से बाहर निकालना चाहता था। अब इस वजह से उसका परिवार भी बहुत टेंशन में आ गया था। उसका परिवार जेनिफर से रिक्वेस्ट कर रहा था कि किसी भी तरीके से उसके शरीर से वो चीज निकाल दिया जाए। जेनिफर कहती है कि एक जगह के बारे में मुझे मालूम है, अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हाइमी के शरीर से इस चीज को निकाला जा सकता है, लेकिन समस्या की बात यह है कि वहाँ की चाबी मेरे इंडस्ट्री में रखा हुआ है। अब इसके बाद हमें मैड को दिखाया जाता है जो विक्टोरिया का एक प्रकार से बॉडीगार्ड है। वो विक्टोरिया के पास आकर के उसे बताता है कि जेनिफर उसके हाथ से निकल चुकी है, लेकिन विक्टोरिया कहती है कि किसी भी हाल में मुझे वो स्कैरब चाहिए, वो मेरी 50 साल की मेहनत है और स्कैरब के बिना तुम भी कभी पूरे नहीं हो पाओगे। उसकी ऊर्जा से तुम एक ताकतवर फौजी बन सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें स्कैरब को लेकर आना होगा। अब दूसरी तरफ हम जेनिफर और हाइमी के चाचू को देखते हैं। उसके चाचा रूडी ने एक ऐसा सामान बनाया था जिसकी वजह से अंदर के सारे सिस्टम को हैक किया जा सकता है और वो इसी सामान का इस्तेमाल करके वो इंडस्ट्री के अंदर सारे सीसीटीवी कैमरे को डाउन कर देते हैं। जिसके बाद जेनिफर और हाइमी दोनों साथ में मिल करके इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं उस चाबी को लेने के लिए। अंदर जाने के बाद जेनिफर उस चाबी को ले लेती है जो कि एक घड़ी के जैसा था, और उसे लेने के बाद ये लोग यहाँ से बाहर की ओर जाने लगते हैं। लेकिन तभी इन लोगों के सामने मैड आ जाता है और वो जेनिफर से कहता है कि वो स्कैरब दे दे। अब जैसे ही वो हाइमी के ऊपर हमला करता है तो उसका सूट उसे बचा लेता है और मैड को उठा करके काफी दूर फेंक देता है। जिसके बाद मैड फाइट करने के लिए ओ मैग को एक्टिवेट कर देता है जो उसके शरीर के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो हाइमी के सूट का मुकाबला नहीं कर पाता है। तभी मौके का फायदा उठा करके वो अपनी पावर से हाइमी के ऊपर अटैक कर देता है। वो हाइमी को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी यहीं पर रूडी अपनी कार को लेकर के आ जाता है और वो अपनी कार से मैड को काफी दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से मैड जख्मी हो जाता है। अब इसके बाद जेनिफर इन लोगों को लेकर के पुराने घर पर आती है जहाँ पर वो अपने पिता के साथ रहती थी, और अंदर जाने के बाद वो इन लोगों को सीक्रेट रास्ते से अंडरग्राउंड में लेकर आती है। यहाँ पर रूडी कहता है कि ये तो ब्लू बीटल का रूम लग रहा है, एक समय पर वो सुपर हीरो हुआ करता था और लोगों की जान बचा रहा था। जेनिफर कहती है कि वो मेरे पिता थे, स्कैरब की हिफाजत करने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और इसी वजह से वो हमें टाइम नहीं दे पा रहे थे। इसके बाद रूडी जेनिफर के पिता का कंप्यूटर चेक करता है और डिटेल निकालता है। यहाँ पर इन लोगों को मालूम चलता है कि जब स्कैरब इंसान के शरीर के अंदर जाता है तो वो उसके दिमाग के साथ जुड़ जाता है। वो जिस इंसान को अपने मन से चूज कर लेता है उस इंसान के दिमाग के एक एक नस के साथ जुड़ जाता है और इसे बाहर निकालने के लिए इंसान को अपनी जान देनी होगी। और स्कैरब ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेगा, वो अपनी होस्ट की पूरी तरीके से रक्षा करेगा। अब दूसरी तरफ हमें हाइमी के परिवार वालों को दिखाया जाता है। दरअसल विक्टोरिया अपनी फौज को लेकर आ गई थी हाइमी के परिवार को पकड़ने के लिए, क्योंकि वो परिवार की मदद से हाइमी को पकड़ना चाहती थी। उसका पूरा परिवार डरा और सहमा हुआ था, लेकिन कोई भी विक्टोरिया को हाइमी के बारे में नहीं बता रहा था। वो किसी को भी मारने से पीछे नहीं हटती है। वो उसके परिवार को मारने वाले थे, लेकिन तभी यहीं पर हाइमी आ जाता है और वो अपने सूट की मदद से अपने पूरे परिवार की हिफाजत करता है। वो फाइट करके सभी लोगों को मार गिराता है, लेकिन इसी बीच हाइमी के डैड को एक गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाते हैं। हाइमी की बहन एमिली अपने पिता को उठा रही थी और वो हाइमी को भी पुकार रही थी। जब वो देखता है कि उसके पिता जख्मी हालत में है तो वो अपने पिता को बचाने के लिए जाने लगता है और इसी बीच मैड अपने हथियार से हाइमी के ऊपर हमला करके उसे अपने कब्जे में कर लेता है और इसी बीच आग लगने की वजह से हाइमी का पूरा घर तबाह हो जाता है। अब इसके बाद मैड हाइमी के पास आता है और उसे अपने साथ लेकर के जाने लगता है। विक्टोरिया उसे लेकर के अपने साथ चली जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता है। एम्बुलेंस वाले आ करके उसके डैड की लाश को लेकर के जाते हैं। पिता की मौत हो जाने के बाद सभी लोग बहुत उदास थे और अब इनका घर भी नहीं बचा हुआ था। लेकिन सुबह होने के बाद हाइमी की जो दादी थी वो अपने परिवार को इकट्ठा करती है और वो कहती है कि हमें एक साथ मिल करके अपने बेटे को बचाना होगा। तभी जेनिफर आती है और वो इन लोगों से कहती है कि मुझे पता है कि वे लोग हाइमी को कहाँ लेकर गए हैं। अब इसके बाद जेनिफर पूरे परिवार को लेकर के अपने डैड के हेडक्वार्टर पर जाती है और वो अपने डैड के शिप का इस्तेमाल करके इन लोगों के साथ हाइमी की लोकेशन पर जाने वाली थी। इसी के साथ वो इन लोगों को लड़ने के लिए अपने डैड के द्वारा बनाए हुए कुछ हथियार को देती है, क्योंकि इन्हें मुकाबला करने के लिए हथियार की जरूरत पड़ने वाली थी। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक छोटे से
से आइलैंड पर ये लोग हाइमी को पकड़ करके रखे हुए थे और स्कैरब के अंदर जो ऊर्जा थी उसे वापस अपने सिस्टम में खींच रहे थे, जिसकी वजह से हाइमी को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा था और इससे उसकी जान भी जा सकती थी। यहाँ हमें मालूम चलता है कि विक्टोरिया स्कैरब के पावर का इस्तेमाल करके वो ओमैग की पूरी आर्मी को तैयार करने वाली है। खैर तभी यहीं पर जेनिफर अपने शिप के साथ यहाँ पहुँच जाती है और ये लोग टनल के सहायता से अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ मैड के शरीर के अंदर जो ओमैग लगाया गया था वो स्कैरब की ऊर्जा की मदद से पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है और उसके अंदर पावर आ जाती है। लेकिन स्कैरब के अंदर ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि वो इनके सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से इनका सिस्टम क्रैश हो जाता है और हाइमी आजाद हो जाता है। लेकिन फिर भी मैड के अंदर स्कैरब की ऊर्जा की वजह से बहुत ज्यादा पावर आ गया था। हाइमी अपने परिवार के साथ शिप के अंदर आ जाता है। उसकी माँ उसे देख करके बहुत खुश थी, लेकिन यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि जेनिफर अभी भी अंदर फंसी हुई है, वो यहाँ पर आई नहीं है और उसी को बचाने के लिए हाइमी वापस से अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद वो दुश्मनों से फाइट करता है और उन्हें बहुत मारता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर मैड आ जाता है और वो अपनी पावर से हाइमी के ऊपर हमला कर देता है। हाइमी उसके हर एक वार को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरी में जाते जाते वो हार जाता है। जब वो हाइमी को मारने वाला था तो रूडी आ करके मैड को पत्थर से मार देता है, जिसकी वजह से मैड को गुस्सा आता है और वो रूडी के ऊपर हमला कर देता है। इस हमले की वजह से हाइमी के चाचू यानी कि रूडी की मौत हो जाती है और हाइमी को बहुत गुस्सा आता है और वो मैड को इतना ज्यादा मार देता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। आखिरी में वो उसे जान से भी मारने वाला था, लेकिन उसका सूट उसे रोक देता है और कहता है कि हम खूनी नहीं हो सकते हैं। उसका सूट कहता है कि मैड गलत नहीं है बल्कि उसे गलत बनाया गया है। अब यहाँ पर जो हाइमी का सूट था वो मैड की याददाश्त को वापस ला देता है, जिसके बाद मैड को मालूम चलता है कि विक्टोरिया अपनी रिसर्च को पूरी करने के लिए उसने मैड को जानबूझ करके मारा। उसकी माँ थी जिसे विक्टोरिया ने ही मार डाला, क्योंकि वो हर हाल में अपने रिसर्च को पूरा करना चाहती थी। और यह सब होने के बाद वो मैड की याददाश्त को पूरी तरीके से मिटा देती है। लेकिन अब मैड को सब कुछ याद आ जाता है और वो विक्टोरिया का साथ छोड़ देता है। विक्टोरिया ने स्कैरब के कोड को भी बना लिया था, लेकिन जेनिफर उसे तोड़ करके खत्म कर देती है। जेनिफर को ठीक देख करके हाइमी बहुत खुश हो जाता है और इसके बाद मैड इन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद विक्टोरिया फिर से मैड को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसकी बातों में नहीं आता है क्योंकि अब उसकी याददाश्त वापस आ गई थी और उसे मालूम चल जाता है कि अब उसके लिए गलत कौन है। वो अपने सूट के साथ विक्टोरिया को लेकर के आग के अंदर चला जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। इस तरीके से वे लोग मारे जाते हैं और हाइमी का पूरा परिवार बचा हुआ था। दरअसल रूडी की मौत नहीं हुई थी बल्कि वो बच गया था। अब पूरा परिवार बचा हुआ था और ये लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। विक्टोरिया की मौत हो जाने के बाद जेनिफर कंपनी की CEO बन जाती है और जब हाइमी अपने परिवार के साथ अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि अब उसका घर रहने लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब इतने मुश्किल हालात में उसके पड़ोसी जितने भी लोग थे सभी लोग उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हैं। अब सभी लोग इनकी हेल्प करने के लिए इनके साथ खड़े थे, इसलिए अब इन्हें टेंशन की कोई बात नहीं थी। इसके बाद जेनिफर हाइमी से मिलने के लिए आती है और फिर हाइमी उसे लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।